नमस्कार दोस्तों, बैक टू गुड चैनल फ्रेंड्स। मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों। ये फिल फैमिली डे फिल्म बस और पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट या फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। इतना मैं आप सबके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहे, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए भारतीय शेयर बाजार की, निफ्टी फिर से 25,000 के लेवल पे कंटिन्यूसली बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो बहुत ही अच्छी बात है। तो बहुत दिनों के बाद एफआईएस की रुचि भारतीय शेयर बाजार में 1500 करोड़ के आसपास बाइंग में कन्वर्ट होते हुए देखने को मिल रही है। जहां डीएस की बात की जाए, म्यूचुअल फंड की बात की जाए, उनके तरफ से मात्र 600 करोड़ के आसपास सेल ऑफ दिखाई दिया है। बात की जाए पूरे महीना की, बहुत दिन नहीं है, बस 3-4 दिन का समय बाकी है। उसके बाद हम लोग वेलकम टू सितंबर होंगे, बट उससे पहले हमें एफआईएस के द्वारा बड़ा सेल ऑफ होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट उससे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? डीएस ने 48,000 करोड़ के आसपास जो मनी है पंप किया है। इतना रिकॉर्ड एसआईपी, तो अंजाम वही होगा कि एफआईएस को एक समय ना शायद धीरे धीरे रियलाइज़ हो कि इंडिया के ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज़ करना ठीक शायद नहीं है। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपके डेटा वाइज ना मैं शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। जब भी मैं स्टॉक फटाफट डिस्कस करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि एफआईएस और डीएस का जो रुख है ना, वो समझ में आना बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम लोग को एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। बिकॉज अभी के टाइम अनएक्सपेक्टेड जो रिटेल फ्लोज हमें देखने को मिल रहे हैं, इसके वजह से भारतीय बाजार काफ़ी ऊंचाई पे है। बट यस, 2024 में गैस अभी तक अगस्त का महीना ख़त्म हो चुका है और एफआईएस ने 1.5 लाख करोड़ माल बेच दिया, जो बड़ी संख्या होती है। अगर आपको इसको लेके चिंतित हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा अगर एफआईएस कर रहे हैं, तो उनको कौन सा की ट्रिगर पॉइंट चाहिए जहां से वो निफ्टी को या फिर इंडियन इकोनॉमी को कोलैप्स करवाने की कोशिश करे, कोई ऐसा न्यूज़। तो जी हाँ दोस्तों, न्यूज़ तो बनते हैं और ऑफकोर्स सडन कुछ आते हैं, लेकिन यस एक चीज़ तो तय है, जिस हिसाब से भारत ग्रो कर रहा है ना, आपको समझ में आएगा कि क्यों भारतीय रिटेल की जो संख्या है वो तो बढ़ रही है, वो बात की बात है। बट इंडियन इकोनॉमी भी रोबस्ट वे से ग्रो कर रही है, तो शायद एक डिप के बाद एफआईएस को घुसने का मौका मिल जाए। यहाँ दोस्तों डेटा को बेस बना के अगर आप देखें ना, जो एडवांस इकोनॉमी की लिस्ट में आपको यूएस, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, जापान, यूके बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे। 23, 24 और 25, मैं रिक्वेस्ट करूँगा इसको पॉज करके आप ज़रूर देखें और समझें कि बड़े एडवांस इकोनॉमी की कंडीशन क्या है और एफवाई 25 में भी दोस्तों हमें क्या डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। और उसी के संग एक इमर्जिंग मार्केट का जो लिस्ट है ना, उसमें गैस इंडिया शाइन कर रहे हैं। चाइना की बात की जाए, 23 में 5.2, 24 में 5, 25 में 4.5। और रही बात ख़राब से ख़राब केस में भी दोस्तों, एफवाई 25 में लोगों का ऐसा मानना है, एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि इंडिया कंफर्टेबली 6.5% की दर से बढ़ सकता है। अब इंडिया का वर्स्ट पूरे वर्ल्ड का बेस्ट है, तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसीलिए दोस्तों भारतीय बाज़ार में कोई केस में अगर डिप होता है ना, तो ख़रीदने के लिए बायर भी आएंगे। बिकॉज मार्केट में अगर इंडिया ने पिछले कुछ समय से लोगों को अट्रैक्ट किया है, तो अपने बढ़ते इकोनॉमी की वजह से ही किया है। रशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, सऊदी अरब, आप बहुत नाम देखेंगे, बट दोस्तों इसमें जो सबसे बेस्ट, वर्स्ट में भी सबसे बेस्ट जो नाम आपको दिखाई पड़ेगा ना, वो हमारा भारत का ही आपको दिखाई ज़रूर देगा। इसमें दोस्तों पीएसयू स्टॉक की बात की जाए, एनबीसीसी, इन्होंने गैस फाइनली स्टॉक में बोनस का जो अनाउंसमेंट है कर दिया है। 31 अगस्त को हमें जो इनकी बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली रेशियो वाइज वो दिखाई दे सकती है। यहाँ दोस्तों बात की जाए, पीएसयू बैक कंपनी है जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के सबसे बड़ी स्टेक है। लेकिन दोस्तों जितने भी रियल एस्टेट कंपनी हो गए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी हो गए, अगर आपने इतने टाइम तक होल्ड किया ना, कुछ समय और से, बिकॉज रेट कट होने से इन सबको मेजर बूस्ट मिलेगा। रही बात एनबीसीसी की, अच्छी कंपनी है जो अभी के टाइम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, लेकिन एक समय तो सिर्फ कंपनी का ख़राब टाइम चलता है ना, तो स्टॉक आधा क्या 70% लुढ़कता है। चार्ट बोलते हैं तो जी हाँ दोस्तों, जब कोई स्टॉक 8, 10, 15 गुना भागता है तो आधा तो कभी भी हो सकता है और फिर से रिकवरी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसा दोस्तों कंपाउंडिंग चार्ट तो नहीं है, बट कंपनी पिछले कुछ समय से अच्छा खासा ही काम कर रही है। रही बात पीएसयूज़ में क्या रैली आई है, और साथ ही साथ दोस्तों जिस कंपनी में हमें आने वाले कल में टेलविंड्स दिखाई देना, उसको हमें समझदारी यही होगी कि होल्ड करें। बिकॉज जितने भी टेलविंड वाली कंपनी आपको देखने को मिलेगी, इनिशियली रैली नहीं करेगी, बट जब वो पीक पे पहुंचेगी तो लोगों को समझ में आएगा कि ऑलरेडी स्टॉक 2-4 गुना हो चुका है। मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो गोल्ड के प्राइसेस में गैस कोई भी राहत देखने को नहीं मिल रही। गोल्ड डेली के डेली हमें नई ऊंचाई के आसपास जाता हुआ देखने को मिला। डेली का मतलब ऐसा नहीं कि आज या फिर कल, डेली का मतलब आप बोल सकते हैं कि सप्ताह वाइज, मंथली वाइज हमें गोल्ड में लगातार एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। और सिंपल सी बात है,
अगर यूएस फेड की बात की जाए, अगर उनके मन में थोड़ी सी मंशा है कि रेट कट को थोड़ा सा और डिले किया जाए, या फिर मुझे पता नहीं को क्या सोच रहे हैं जेरोम पावल, लेकिन यस, अगर ऐसा होता है तो जी हाँ दोस्तों, गोल्ड एक सेफ हेवन है जहाँ लोगों की रुचि बढ़ेगी और ऑफकोर्स तेज़ी को और तेज़ करना मोमेंटम ट्रेडर्स का काम होता है। और इसी बीच में दोस्तों, मुथूट फाइनेंस जैसी अच्छी कंपनी इस टेलविंड में पूरा भरपूर साथ निभा रही है। दोस्तों अच्छे से याद है जब मुथूट फाइनेंस में बड़ी फॉल हुई थी ना, स्टॉक 1700 से गिर के 900 रुपये आया था, लोगों को लगा था चैप्टर ओवर। आज दोस्तों कंपनी कहाँ है? बहुत लोग मुझसे जो जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है कि मैंने क्राइसिस में मुथूट फाइनेंस को क्या कमेंट्री दी है। तो यही चीज़ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कंपनी आपको अभी के टाइम परेशान कर रही है, अगर उसका आने वाला कल अच्छा हो सकता है ना, तो टाइम देने में ही भलाई है। मुझे कई दर्जनों भर कमेंट्स आए थे कि सर मुथूट में मैं फंस गया, मैं मुथूट को बेच रहा हूँ लॉस में। आज दोस्तों बहुत लोग कमेंट करते हैं कि शायद उनको कुछ सीखने को मिला। तो जी हाँ, मैंने भी पहले गलती की थी जहाँ पे मैंने बहुत सारे स्टॉक्स को माइनर लॉस में या फिर ब्रेक इवन में बेचा था, बाद में स्टॉक 5-10 गुना भी हुआ। तो यही गैस मैं को सिखाना चाहता हूँ, जब तक गोल्ड के प्राइसेस में तेज़ी है, ये स्टॉक में तेज़ी का जो इन्वायरमेंट है वो बन सकता है। और यही रीज़न है गैस, यही मेन रीज़न है। पूरे एंटायर एनबीएफसी की रैली अगर आप देखें तो उसने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। इवन बजाज फाइनेंस, आवास फाइनेंस, होम फर्स्ट सब पीछे हैं। तो गोल्ड फाइनेंस तेज क्यों है? बिकॉज गोल्ड के प्राइस में अच्छी खासी रौनक हमें दिखाई दी है। आज पाइप की बात की जाए, देखते ही देखते गैस मुझे अच्छा लगता है कि चलो कंपनी ने 2 साल परेशान तो किया, लोगों को उस समय समझ में नहीं आया। मैंने गैस 12 बताया था कि 5 के पी में अगर 30 का ईपीएस मिल रहे हैं तो अच्छी बात है। वो गैस कंपनी अंडर वैल्यूड है और गैस 150 के आसपास प्राइस से कंपनी आज के टाइम फिर से लाइफ टाइम हाई को ब्रीच की है। मैं देख रहा हूँ कि बहुत लोग इसको लेकर डिस्कशन कर रहे हैं कि कंपनी अच्छी है। कंपनी नो डाउट अभी भी अच्छी है और कंपनी के नंबर्स कंसिस्टेंट है। कंपनी की पी भी काफ़ी रीजनेबल है 15 के पी में। तो मेरा ऐसा मानना है कि इस क्वार्टर में अगर एफआईएस और डीएस की होल्डिंग बढ़ती है और जो Q2 में अगर हमें समझ में आता है तो एक अच्छी बात होगी चलो। लेकिन रही बात कंपनी के नंबर्स की, वो काफ़ी इनलाइन आ रहे हैं। आपने अगर सही लेवल्स पे 150, 170, 180, 200, 250, 300 के आसपास खरीदा भी ना, होल्ड करे। बिकॉज कंपनी अभी भी मुझे लगता है कि पी एक्सपेंशन की प्रबल दावेदारी पेश कर रही है। बिकॉज इनकी अर्निंग्स बहुत सारे पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस से काफ़ी क्लासिक दिखाई दिए थे। दोस्तों अगर मैंने प्रकाश को कवर किया तो प्रिंस को कवर करना इंपॉर्टेंट है। 2 साल में गैस प्रकाश पाइप 150 से कितना 600, और 2-2.5 साल से प्रिंस पाइप बिल्कुल नहीं चला। अब गैस मैंने कल बहुत ही छोटी कमेंट्री दी थी, एट द एंड में कवर किया था, तो बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर काफ़ी परेशानी हो रही है। तो जी हाँ दोस्तों, परेशानी तो सबको होती है, किसको नहीं होती है? जब स्टॉक नहीं चलता है तो लोग परेशान होते हैं, और जब स्टॉक भागता है तो लोग सोचते हैं काश मैंने अपनी होल्डिंग को बढ़ा लिया होता। कंपनी से ओके ओके फील आता है, सेटिस्फेक्शन फील आता है। अगर आप कन्विंस्ड हैं इनके बिजनेस मॉडल से, तो होल्ड करने के अलावा हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। रही बात कंपनी की, एक समय 8-10 गुना भागी थी, लंबा बेस बन रहे हैं, तो जिस दिन का इस बेस फॉर्मेशन ओवर हो गया और कंपनी अप ट्रेंड में गई तो अच्छे पैसे बन सकते हैं। रही बात कंपनी के नंबर्स की, इस बार बहुत ख़राब से थोड़े से अच्छे मैं बोलना पसंद करूंगा। बिकॉज मार्जिन्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखना इंपॉर्टेंट है। तो Q1 थोड़ा जनरली वीक ही होता है पाइप एंड पीवीसी का। देखते हैं कि अपकमिंग्स कुछ क्वार्टर्स में कंपनी के नंबर्स कैसे आते हैं और खास से खास जो गाइडेंस है कंपनी कैसा पेश करती है। बात की जाए लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की, तो जी हाँ, बहुत दिनों के बाद थोड़ा बहुत ये नींद से जागता हुआ देखने को मिल रहा है। और 2 क्वार्टर से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन्स डबल डिजिट में है, मतलब 10%, 11%। तो कैसे अच्छी बात है। रही बात नंबर्स क्या बहुत ब्लास्टिंग से, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यस, अगर वर्स्ट ओवर होता है, गुड की थोड़ी रिकवरी साइन होती है, तो हमने देखा है कि स्टॉक किस हद तक भाग सकता है। ऐसा मानना है अगर आपने केमिकल्स में बहुत लंबे टाइम से होल्ड किया है, टाइम दिया है, तो कुछ समय और सही, आने वाले एक क्वार्टर के बाद Q2 के बाद हमें बहुत सारे केमिकल्स में रिकवरी देखने को मिलेगी। इनिशियली का Q1 के पहले भी मैंने बहुत बार केमिकल्स को कवर किया और बहुत सारे केमिकल्स रिकवर भी हुए। लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स की बात की जाए, प्रमोटर्स की इंटीग्रिटी पे मुझे थोड़ा सा डाउट होता है। बिकॉज जो वो बोलते हैं, कमिट करते हैं, उसको डिलीवर नहीं कर पाते हैं। कुछ रीज़न सामने आते हैं, तो ये कैसे एक बहुत बड़ा प्रश्न मार्क है। अगर उस पर काम कंपनी करती है और कंपनी ठीक ठाक नंबर्स पेश करती है, तो मुझे लगता है कि पेन के बाद गेन भी मिलेगा। तो हमें फोकस करना है कि Q2 के नंबर्स कंपनी के ऐसे आते हैं। बर्जर पेंट की बात की जाए, अच्छी कंपनी के संग अच्छे नंबर्स। जी हाँ गैस, अगर आपने बर्जर पेंट को अभी भी होल्ड किया ना, मेरा स्ट्रांगली मानना है कि जितने भी पेंट कंपनीज को आप होल्ड करें, रेट कट से मेजर बूस्ट मिलेगा। और इस क्वार्टर के नंबर्स का मुझे बर्जर पेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दिए हैं। दोस्तों जो जाइंट कंपनी है एशियन पेंट, उससे नंबर्स कंपनी अच्छा पेश की है। रही बात कंपनी के अर्निंग्स की, उसमें मार्जिन्स के रिकवरी के संग कंपनी के टॉप लाइन भी हिस्टोरिक वे में ग्रो हुए हैं। अब ईयर टू ईयर की बात की जाए, वो तो फ्लैट ही था, लेकिन यस, अगर आप बेस्ट प्लेयर को कवर करें और कंपेयर करें उससे,
आपको समझ में आएगा कि कितना डिफरेंस आपको दिखाई देगा। तो कंपनी अच्छी है, एक लॉन्ग टर्म साइडवेज में जाने के बाद डाउन ट्रेंड में थी, बट कंपनी को लॉन्ग टर्म अगर आप होल्ड करते हैं, जिगरा रखते हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो केस हमने मुफ्त में देखा ना, सेम केस बर्जर और एशियन पेंट में भी रिकवर हो सकता है। 01 की बात की जाए तो जी हाँ गैस, बीच में कंपनी गिर के 2100 के आसपास भी आई थी। उसके बाद हमें रिकवरी होकर 250 के आसपास भी देखने को मिली। एक समय स्टॉक 1000 से 4000 के आसपास भी गया और उसके बाद फिबोनाची पैटर्न को कवर करके, मतलब बेस बना के कंपनी में जो रूटीन करेक्शन होता है वो भी हमें दिखाई दिया है। इस कंपनी अच्छी लगती है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अच्छी लगनी चाहिए। अगर आपको पसंद आती है, होल्ड करने का दम रखते हैं, तो टाइम दीजिए। मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पे क्या बेस कंपनी अगर प्रॉफिट बुकिंग करने के बाद बनाती है, उसके बाद भागती है, तो कंपनी मेरे लिए सस्टेन होगी। इस बार गैस जो क्वार्टरली अपडेट को छोड़ के जो मंथली अपडेट एंजल वन पेश करती है, उसमें तो मुझे कोई बहुत बड़े नेगेटिव साइन दिखाई नहीं पड़ी। जब प्राइस को अगर आप डिस्काउंटिंग में से लें तो कंपनी अच्छी है। अगर आप ख़राब टाइम में अच्छी कंपनी को होल्ड करते हैं तो गुड टाइम में आपको ज़रूर उसका फ़ायदा मिल सकता है। आती ऑर्गेनिक्स की बात की जाए तो इनके भी नंबर्स कैसे थे, बहुत ब्लास्टिंग नहीं थे, बट यस ख़राब से वे बेटर थे। और मेरा ऐसा मानना है कि कंपनी अभी भी फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी रीजनेबल रेट में मिल रही है। कंपनी की सॉलिड प्रोमोटर होल्डिंग के संग डेट फ्री स्टेटस कंपनी को बहुत ही बड़ा यूएसपी देता है। और कंपनी का कैश जो भी अर्निंग इस टाइम में है, मुझे कैश इस प्राइस से और 2 साल कॉन्सोलेशन से वाजिब लगता है। अब आपको कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बट कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म एक बहुत ही अच्छी कंपाउंडिंग मशीन है, जिसने अपने निवेशक को ना लाइफ टाइम में बहुत बड़े पैसे बना के दिए हैं। सुपरमार्ट की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, ट्रेंड की रैली के बाद ना एवेन्यू सुपरमार्ट को देख के लोगों को शायद गुस्सा आ जाए, लेकिन दोस्तों ट्रेंड ने कुछ ऐसा करके दिखाया जो शायद एवेन्यू सुपरमार्ट ने अभी तक करके दिखाया नहीं। ट्रेंड का जूडियो और बहुत सारा जो टैक्टिक्स था मार्केट में वर्क किया। इसका मतलब ये नहीं कि डीमार्ट ख़राब हो गई। एक बात याद रखिएगा दोस्तों कि डीमार्ट एक ऐसी कंपनी है ना जिसके ऊपर कर्जा ना के बराबर है। और दूसरा दोस्तों कि इनके अपने ही लैंड पिन के स्टोर हैं। किशोर बियानी दोस्तों इतने बड़े एंटरप्रेन्योर थे, इतने बड़े टाइकून थे, वो फेल क्यों हुए? बिकॉज ऑफ डेप्थ। और यही रीज़न है दोस्तों कि एवेन्यू सुपरमार्ट का सबसे बड़ा यूएसपी यही है। अगर आप इसको लॉन्ग टर्म कमिट करते हैं और सारा चीज़ को देखने के बाद अगर आप बस एक लॉन्ग टर्म पेशेंस होल्डर बनते हैं ना, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। प्राइस रिकवरी की ऑफकोर्स हमने पिछले कुछ समय से 3500 का शेयर 5000 के आसपास देखा है। अगर आप टाइम देंगे और कंपनी 4850 के आसपास बेस बना के भागती है ना, तो मुझे लगता है कि दिल्ली बहुत दूर नहीं है, टॉप टूटेगा और आने वाले कल में एक नया हाई बनेगा। बट फ़र्क इतना है कि आपको समझ में आना इंपॉर्टेंट है कि ग्रोथ अभी भी थोड़ी कम चल रही है, बिकॉज रेट काफ़ी हाई है। थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट कम होगा तो मेरा ऐसा मानना है कंज्यूमर जो डिमांड है और ऑफकोर्स जो कॉन्फिडेंस है वो फिर से हमें वापस आता हुआ दिखाई दे सकता है। बात की जाए फोकस लाइटनिंग की, पिछले कुछ समय से अपना फोकस खुद खो चुका है। स्टॉक की बात की जाए, गिरते गिरते 200 का स्टॉक हमें बीच में 78 के आसपास देखने को मिला। 82 के आसपास फिबोनाची पैटर्न के लेवल्स को तोड़ने के बाद कंपनी हमें 25% के आसपास बाउंस बैक दिखाई है। अब दोस्तों मैं सच बोलना चाहूँ तो छोटी कंपनी में फिबोनाची पैटर्न ना बहुत इंपॉर्टेंट है और 61.8% का करेक्शन के बाद एक नया द्वार भी खुल सकता है। मैंने गया जब इसको कवर किया था और मैंने स्टॉक फटाफट में कवर किया था, आपको याद होगा मैंने 108 के बाद 82 का लेवल बताया था। उसके बाद टूटा और फिर से हमें रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ तो सिर्फ कंपनी बहुत तेज़ी से भागती है तो गिर भी सकती है आधा 60% ना। हमने बहुत सारे स्टॉक्स में गिरते हुए देखे और उसके बाद 400-500% भागते हुए भी देखा। डिपेंड करता है कि आपकी कन्विक्शन क्या है। बहुत लोगों ने 80-90 के आसपास ऐड भी किया होगा। अब ऐसा नहीं है कि इसका बॉटम बन चुका है। आने वाले कल में अगर बाजार गिरेगा तो कोई भी कंपनी गिर सकती है। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस दोस्तों है नहीं, बट कंपनी ख़राब नहीं है। अर्निंग्स भी बहुत ख़राब नहीं थे, बट यस वही कहानी होती है कि तेज़ी को और तेज़ बनाओ, मंदी को और मंदा करो। यही दोस्तों मोमेंटम खिलाड़ी का पहचान होता है। बट जो सेंटिमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, एलोकेशन ठीक समझता है और स्टॉक का नेचर समझता है कि छोटी कंपनी गिरती है तो वैसा पैसा ही बनाती है। केपीआई ग्रीन दोस्तों आप जाके देखें 19-20 में ना टॉप से 80% गिरे थे और 80% गिरने के बाद 15,000% भागी। तो वही कहानी है, आपको समझ में आना चाहिए कि कंपनी का नेचर कैसा है। अब नेचर ही वोलेटाइल रहेगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब फोकस लाइटिंग छोटी कंपनी है, अगर आप इसमें रिलायंस की तरह सेफ्टी सोचते हैं तो वो मिलेगा नहीं। अगर आपको रिस्क अफोर्ड करना नहीं आता है तो ब्लू चिप में जाइए, मिड कैप क्वालिटी वाले में जाइए, लार्ज कैप में जाइए, फिर म्यूचुअल फंड में जाइए। लेकिन ये सब कंपनी में अगर हाथ लगाते हैं तो कंपनी रिस्की होती है बट इक्वली रिवॉर्डिंग भी होती है। डिपेंड दोस्तों आपकी मानसिकता पे करता है। बात की जाए श्री पिस्टन की, मुझे कैसे अभी भी ये कंपनी अपने ही इंटायर पीयर से ना काफ़ी सस्ती लगती है। मुझे अच्छे से याद है मैंने 1100 के आसपास चीख के प्रकाश पाइप को तो मैंने बहुत बार कवर किया था। इसको ही मैंने ऐसे अंडर वैल्यूड कंपनी बताया था। देखा गया तो वहाँ से कंपनी ऑलमोस्ट डबल हो गई है।
अर्निंग्स भी काफ़ी क्लासी है और मेरा ऐसा मानना है, स्ट्रॉन्ग फीलिंग है दोस्तों कि आने वाले कल में हमें 1 साल 1.5 साल की अवधि में कंपनी 3 साढ़े 3 हज़ार के आसपास भी शायद, अगर सब कुछ ठीक रहा तो जाते हुए दिखाई दे सकती है। कंपनी का बेस फॉर्मेशन हो चुका है 2000 के आसपास और कंपनी का अगर फिर से पुराने लेवल्स को तोड़ती है, 10% ऊपर भागती है, तो नए लेवल्स के लिए आप रेडी रहिए। कंपनी में बीच बीच में गिरावट तो होती है, बट कंपनी सही में, सही मायनों में अपने अर्निंग को बहुत ही कंसिस्टेंट रखी है। बात की जाए वोल्टास की, तो मैंने क्या बताया कि मंदी में निवेश करेंगे तभी तेज़ी का मज़ा होगा। अब तेज़ी के पीक पे निवेश करेंगे और स्टॉक 20% गिर गया तो आप बोलेंगे कि हाय तो मैं फंस गया। ऐसा काम ना करें। अगर हमने वोल्टास में निवेश किया था तो अच्छी बात है, नहीं कर पाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पुराने निवेशक दोस्तों मैं बोलूँगा कि 2025 तक भी इस कंपनी को ज़रूर आप होल्ड रख सकते हैं। निवेशक की बात की जाए, वो देखते हैं कि ट्रेंड चेंज हो गया, कौन से स्टॉक भाग रहे हैं, पैसे लगाऊं, बट ये भूल जाते हैं कि वहाँ पर रिस्क क्या है। अब कंपनी में अगर आपने इतने टाइम तक पैसा नहीं लगाया, यहाँ पर दोस्तों हमें सेफ्टी नहीं मिलती है, इसको हम बोलते हैं MOS, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो मेरा ऐसा स्ट्रॉन्ग मानना है कि यहाँ पे निवेश करना का पॉइंट नहीं बनता है। या तो करेक्शन मिले तो ठीक है, वरना हमें दूसरे ऑप्शंस पे जाना पड़ेगा। बट पुराने निवेशक इस रैली को एंजॉय करे, जैसे कि मुथूट में, वोल्टास में और बहुत सारी कंपनीज में हमने पेन देखा, आज के टाइम काफ़ी गेन मिल रहे हैं। तो इसकी बात की जाए, जिनके नंबर्स भी गैस मुझे अच्छे लगे और यही रीज़न है कंपनी 7,500 के लेवल पे कंफर्टेबली चल रही है। लगता है कि इसके 7,500 के लेवल को तोड़ने के बाद कंपनी कहीं टाटा एलेक्सी की तरह ना भागे और कंपनी के लिए गैस तब 9,500 9,000 10,000 का लेवल दूर नहीं रहेगा। ये वही कंपनी है जो बीच में ना 3 साढ़े 3 हज़ार के आसपास भी आई थी, बट वही कहानी, पेशेंस वाली गेम। बहुत लोग पूछ रहे हैं कि इसे टाटा एलेक्साई में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, वॉल्यूम ब्रेकआउट हुआ। और मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर वीडियो लाई जाए, बिकॉज बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, मैं सबको कवर नहीं कर पाता। बट जो कंपनी बहुत ही अच्छे अर्निंग्स के बाद अगर गिरती है, साइडवेज में जाती है, वॉल्यूम बढ़ते हैं, तो वहाँ पे हमें ब्रेकआउट दिखाई ज़रूर देता है। इंडिया मार्ट इंटरमेश की बात की जाए, मेरा दोस्तों स्ट्रॉन्ग मानना, जब अपने इसको हेडविंड्स में नहीं बेचाना, टेलविंड से बेचने का सवाल ही नहीं। ज़्यादा बिजनेस रजिस्टर तब होते हैं जब लोन सस्ता होता है, और कंपनी दोस्तों अभी भी 3,000 के आसपास है। कंपनी में एक बार बोनस भी हुआ था, बट यस, बीच में गैस कंपनी 2500 के आसपास आई थी। तो एप्पल में आपको कहानी याद है कैसे चेंज हुई। इंडिया मार्ट की बात की जाए, 3250 के लेवल पे जाने के बाद मुझे लगता है कि जो ऑल टाइम हाई का लेवल्स है वो धीरे धीरे बन सकता है। सो काफ़ी अच्छे थे गाइस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लेकिन वही कहानी है कि सब्सक्राइबर एडिशन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट होने की वजह से थोड़ा स्टॉक गिरा। बट कंपनी ख़राब नहीं है, अभी के टाइम वैल्यूएशन भी इनके प्राइस टू अर्निंग के संग मार्केट कैप को और ऑफकोर्स वे ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्निंग को सपोर्ट करते हैं। तो अगर आपने इतने टाइम तक होल्ड किया तो कुछ समय और सही, जब पैसे बनेंगे तो अच्छे बनेंगे। ये सब कंपनी जब गिरती है तो 2-3 साल कोई पूछता नहीं है, और जब भागती है तभी टॉप पे लोगों को याद आती है। कंपनी ख़राब नहीं है, बट यस, कंपनी के वैल्यूएशन दोस्तों अभी के टाइम मुझे काफ़ी जस्टिफाई लगते हैं। बट इंटरप्राइजेस की बात की जाए, मुझे लगता है कि इस कंपनी में काफ़ी पोटेंशियल है। और यस, 2025 में जो वोल्टास को लेके मेरी कमेंट्री है, एम्बर को लेके भी सेम वही होगी, बिकॉज अभी के टाइम एसी का डिमांड बढ़ रहा है। और ये दोस्तों OEM ODM में जो एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, उसमें 23.6% के आसपास जो मार्केट शेयर है उसको गेन करती है। दूसरी कंपनी 1800 का बेस बनाई थी ना, मतलब बॉटम बनाई थी, और बॉटम बनाने के बाद जब बेस का फॉर्मेशन हो रहा था, मैंने कहा 2 बार वीडियो बनाई थी और बताया था कि बॉटम के बहुत करीब है। अब बॉटम के बहुत करीब मतलब बॉटम नहीं होता, प्लस माइनस 5-10% तो होता है। वहाँ से गैस कंपनी डबल से उठ गई है। कंपनी के नंबर से मुझे इन लाइन लग रहे हैं, बिकॉज सीजनल बिजनेस है, तो हर एक क्वार्टर अच्छे हों ये मत सोचिएगा, बिकॉज जब कंपनी के सीज़न पीक पे होते हैं तो अच्छी कंपनी कमाई करती है। तो मुझे लगता है कि आने वाले कल में कम से कम एसी वाली कंपनी को 2025 तक ज़बरदस्त रखे, बिकॉज 2020 से लेकर 23 तक इन सब कंपनी में पैसे उतने नहीं बने, बट जब पैसे बनेंगे तो 2 साल के पैसे जब बनेंगे तो 10 साल के इक्विवेलेंट हो सकते हैं। बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर SBI कार्ड्स एंड पेमेंट्स में क्या करूं। सबसे पहले क्या इसकी कंपनी डूब जाएगी? नहीं, इसके पीछे का SBI का नाम है। SBI का चार्ट देखें, कोविड में 150 रुपया था और आज का 800-900 रुपये के आसपास है। रीज़न साफ है कि SBI एक ऐसी कंपनी है जिसको कोई इंट्रो की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यस, लिस्टिंग हुई, थोड़ा वैल्यूएशन महंगा था, 1000 के आसपास जाके बहुत बार प्रोमोटर ग्रुप ने माल बेचा, रिदम तोड़ा। 2022 के बाद रेट हाइक शुरू हुआ, NBFC की कमर टूट गई, और 2021 के शुरुआत से गैस अगर आप देखें तो बहुत सारे NBFC, कुछ का NBFC को छोड़ के चले ही नहीं हैं। यहाँ गैस मैं एकदम छुपाऊंगा नहीं, ये कंपनी बिल्कुल भी परफॉर्मेंस नहीं की, और यस, पोर्टफोलियो का एक वजन लेगार्ड बोलते हैं ना, उसमें सबसे प्रथम मैं इसको रखना चाहूँगा। लेकिन वही कहानी है, किसने गैस बहुत बार अपने बेस को सपोर्ट के रूप में तोड़ा है, मतलब सस्टेन किया है। अगर ये नहीं टूटता है तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस दिन भी दोस्तों इस इंडस्ट्री को लेकर टेलविंड आए ना, अच्छे पैसे बनेंगे। बेस्ट एग्जांपल मुथूट, आपको लगता है कि बेच देना चाहिए,
आप ना कॉल ले सकते हैं, बट कंपनी ख़राब नहीं है। देखते हैं हम कि आने वाले कल में डेवलपमेंट क्या होती है। वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।